स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय में अभ्यास के प्रश्नगत विषयों का अध्ययन करेंगे। इसी कड़ी में हम पीछे भी कुछ अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्न यह है कि वायु में गमन करती अगर कोई प्रकाश की किरण वायु में गमन कर रही है तो वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हम प्रकाश के अपवर्तन के विषय में अध्ययन कर लें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लिया जाए कि ये आपका एक माध्यम को दूसरे माध्यम को पृथक करने वाला तल है, पृथक तल जिसे कहेंगे, और ऊपर वाले तल का मान लिया जाए माध्यम 1 है और दूसरा माध्यम है, और दूसरा जो माध्यम है उसे माध्यम 2 से व्यक्त करें, और यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, या आप एक भी कह सकते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकाश की परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में यह निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। यदि प्रथम माध्यम आपका विरल हो और द्वितीय माध्यम आपका सघन हो तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न का उत्तर दें। इसमें कह रहा है कि प्रकाश वायु से जल में प्रवेश कर रहा है। यदि प्रकाश वायु से जल में प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है और जल का अपवर्तनांक कितना होता है। वायु सघन माध्यम है कि जल सघन माध्यम है? अगर वायु से प्रकाश जल में आ रहा है, इसका मतलब अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो दूर हटेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, जबकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब इसके तुलना अगर करें तो वायु विरल माध्यम हुआ और जल आपका सघन माध्यम हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वायु से जल में प्रकाश प्रवेश करे तो उस स्थिति में प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसी का उत्तर यहाँ पर बताया गया है। क्या कहा गया? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि प्रकाश की किरण वायु जो कि एक विरल माध्यम है से जल जो कि वायु की तुलना में सघन माध्यम है में प्रवेश करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो वही बताया गया जो हम आपको पहले बताए कि यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगा, और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कह रहे हैं कि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, जबकि कांच का अपवर्तनांक दिए हैं 1.5, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आपेक्षिक घनत्व या ये कहिए अपवर्तनांक 1n2
1n2 को कहते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर आपका माध्यम 1 वायु है और माध्यम 2 आपका ग्लास है, कांच है। तो आप कहें कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। यदि हम इस सूत्र का प्रवेश करें तो हम लिख सकते हैं कांच की प्लेट के अपवर्तनांक आपका 1n2 1.2 है। माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक n21 का अर्थ होता है माध्यम 1 में के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 आपका क्या है, वायु है। माध्यम 2 आपका क्या है, ग्लास है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर रखें n21 बराबर v1 बटे v2। v1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। v2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। v1 का मान हमें ज्ञात है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये रख दिया गया। n21 ज्ञात है 1.50 ज्ञात है। v2 का मान हमें ज्ञात करना है। यदि हम इस समीकरण में रखें तो आपका ये हो जाएगा 1.5 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे v2। तिरछा गुणा करें तो यह v2 बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.5 के। अब 3 में अगर हम 1.5 से भाग दें तो वह उत्तर 2 होगा, अर्थात v2 जो यहाँ पर v² लिखा है इसे हम v² न पढ़कर v2 ये आधार में लिखा जाएगा, ये संशोधन कर लीजिएगा। तो v2 बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। एक सारणी दी गई है और उस सारणी के आधार पर हमें यह बताना है कि किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम और किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। आप यहाँ से याद रखिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और वायु का अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम है। तो जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसके प्रकाश की चाल उतनी ही। अब यहाँ पर कहा गया कि सारणी क्या, वहाँ पर सारणी दिया जाएगा, सारणी में प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से याद रखिएगा हीरे का अपवर्तनांक 2.2৪ होता है, जबकि वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कह रहे हैं कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, इसको ज्ञात कीजिए। माने यदि आपको 3 माध्यम दे दिए जाएं, केरोसिन का तेल दे दिया जाए, तारपीन का तेल दिया जाए और जल दिया जाए, तो इन तीनों माध्यमों में सबसे अधिक तीव्र प्रकाश किस में चलेगा। तो इसके ऊपर वाले प्रश्न में हमने यह देखा जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश उतना ही कम चलेगा। अब तारपीन का इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह याद होना ज़रूरी है कि इनका अपवर्तनांक होता कितना है। तो केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। यदि हमें ये तीनों पॉइंट याद हैं तो हम यहाँ से बता सकते हैं किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक उसमें प्रकाश की चाल कम, अर्थात तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। उससे ज़्यादा प्रकाश की चाल केरोसिन के तेल में होगी और सबसे ज़्यादा इन तीनों माध्यमों में प्रकाश की चाल जल में होगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी
और तारपीन में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है। तो ये आप ये जान गए होंगे, प्रकाश का चाल उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अगले प्रश्न की ओर विचार करें। कह रहे हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यदि किसी पदार्थ का हमें अपवर्तनांक ज्ञात है तो उसका क्या अभिप्राय होता है? अब इसे देख लेते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व अधिक है। हीरे का प्रकाशिक घनत्व क्या है? अधिक है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। आप इसको जान लीजिए कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा और इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। अगला प्रश्न क्या है? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस का अगर एक डायोप्टर क्षमता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो पहले हम डायोप्टर क्षमता या क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है, ये सुन ले। किसी भी लेंस की क्षमता डायोप्टर में बराबर होता है 1/फोकस दूरी मीटर में। तो किसी लेंस की क्षमता डायोप्टर में बराबर होता है 1/फोकस दूरी मीटर में। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में ज्ञात हो तो उसका व्युत्क्रम ही उस लेंस की क्षमता कहलाती है। तो एक डायोप्टर का अर्थ क्या होगा? किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। अर्थात यदि किसी लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? 1 मीटर होगी।